नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिग्विजय का धर्म युद्ध आखिर किसके विरुद्ध है। दिग्विजय सिंह जी क्या नाराज हैं? दिग्विजय सिंह जी क्या एक अलग धारा के साथ अब चलना पसंद कर रहे हैं? और ऐसे वक्त में जबकि खुद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कि मैं पदयात्रा करूंगा, जिस तरह से चंदा चोरी का ये कथित मामला सामने आया है, ऐसे में दिग्विजय सिंह जी की उज्जैन से अयोध्या तक की ये यात्रा, इसके मायने तलाशना आसान तो नहीं है। क्या जिस तरह से उन्होंने महसूस किया है या जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, किनारे धकेलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से बार बार उनको ये कहना पड़ रहा है कि जीतू पटवारी मेरे पुत्रवत हैं, क्या किसी दबाव की वजह से दिग्विजय सिंह जी ने ये निर्णय लिया? आखिर राजनीति के एक योद्धा को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अब राजनीति नहीं, अब धर्म के लिए काम करूंगा? और कांग्रेस में रहकर अगर धर्म के लिए काम करने की बात हो या धर्मयुद्ध जैसा कोई प्रतिबद्धता प्रतिज्ञा ली जाए तो कान खड़े होना स्वाभाविक है। उस अयोध्या के राम मंदिर में जहां कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता, अपवाद हो सकते हैं, आज तक नहीं गए हैं, वहां की यात्रा दिग्विजय सिंह की तरफ से राहुल गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया इस पर हो सकती है, कल्पना ही की जा सकती है। क्या दिग्विजय सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को इसकी ज़रूरत है और अब मैं तमाम चीज़ों से मुक्त हूं, तो मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस से क्या त्रुटि हुई है? दरअसल ये तो समय है कि खुद राहुल गांधी जी को शुरू करना, ये दिग्विजय सिंह जी का कहना नहीं है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि क्या इसका ये मतलब है। तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मशहूर शायर निदा फाजली का ये शेर दिग्विजय सिंह की शख्सियत पर कई बार फिट बैठता नजर आता है। सियासत के इस माहिर खिलाड़ी के अंदाज को समझ पाना कभी आसान नहीं होता। पिछले कुछ वक्त से मध्य प्रदेश की सियासत में जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है वो दिग्विजय सिंह हैं। मंगलवार को सियासत के इस राजा का नया सियासी अंदाज देखकर राजनीति के पंडित भी भौचक्के के रह गए। दिग्विजय सिंह ने अपने ही अंदाज में कहा कि अब वो राजनीति नहीं, धर्म नीति पर चलेंगे। दिग्विजय सिंह महाकाल मंदिर से अयोध्या तक होने वाली अपनी पदयात्रा को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। वो दो टूक अंदाज में कह रहे हैं कि पार्टी ने सब कुछ दिया है। 80 साल का हो गया, मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति, आखिरी सांस तक इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। अयोध्या चढ़ावा विवाद को लेकर दिग्विजय सिंह दशहरे के दिन अयोध्या की यात्रा पर निकलेंगे। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर प्रदेश में अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी इसे पिछले कुछ दिनों में हुए दिग्विजय सिंह के तथाकथित अपमान से जोड़ रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ अपनी प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर राजनीति न करने की बात कह रहे हैं। अभी तक वो अधर्म की नीति पर चलते थे। रही बात राजनीति की, तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और हरीश चौधरी ने जो उनकी दुर्गति बनाई है, उनको पूछ कौन रहा है? राज्यसभा में जाने नहीं दिए तो राजनीति करेंगे किस बात की? दिग्विजय सिंह अब राजनीति के लायक नहीं रहे हैं और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि 80 साल के हो गए हैं वो, तो उनको राम भजन करना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं वो भी धर्म का पथ नहीं है, वो प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। किन्हीं व्यक्तियों के, किन्हीं संस्थाओं के, किन्हीं संगठनों के गलत कामों से अगर उस पर आक्षेप आता है, जो हजारों साल के हमारे जो है आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य हैं, उन पर अगर छींटाकसी होती है तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। और दिग्विजय सिंह जी इससे परे नहीं है। अगर वो इसकी चिंता करके इस मार्ग पर निकल रहे हैं तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत होना लाजमी है, लेकिन उनके बयान ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।
क्या दिग्विजय सिंह अचानक राजनीति से संन्यास लेने का मन बना रहे हैं? क्या ये उनका वैराग्य है या नया राजनीतिक पैतरा? क्या पिछले कुछ दिनों में पार्टी में हुए उनसे जुड़े तथाकथित विवादों के बाद उनको धर्म की याद आई है? क्या कांग्रेस उनके इस फैसले से सहमत है? दिग्विजय सिंह ने राजनीति से किनारा करने का मन बनाया है या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन उनको समझने वाले पिछले दिनों कांग्रेस दफ्तर में हुए घटनाक्रम के आईने में भी इसे देख रहे हैं। अगर मान भी लिया जाए कि दिग्विजय सिंह का धर्म युद्ध है, तो सवाल यही है कि आखिर ये किसके विरुद्ध है? हमारे सवाल देखिए, क्या दिग्विजय सिंह जी का बयान सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का संकेत है? धर्म की लड़ाई की बात सिर्फ पदयात्रा के लिए है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज है? क्या ये कदम कांग्रेस के अंदर उनकी भूमिका को लेकर उठे सवालों का जवाब है? आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, क्या ये उसका जवाब है? दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पर एक आक्रोश भी है, तमतमाया हुआ चेहरा भी है। भाषण नहीं दूंगा, बोलूंगा भी नहीं, प्रवचन भी नहीं दूंगा। ये शायद एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जिसने मध्य प्रदेश में सबसे पहले 10 साल मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया और एक समय तो प्रधानमंत्री के पद तक के लिए उनका नाम चर्चा में था। और ये वो दौर था जब उत्तर भारत में कुछ ही राज्य होते थे या एकमात्र राज्य होता था मध्य प्रदेश जो कांग्रेस की AICC के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जाता था। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं अजय धवले जी, युवा नेता हैं, संभावनाशील अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। बहुत स्वागत है अजय जी। हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट, युवा लेकिन वरिष्ठ, उनका बहुत स्वागत है। और रोशनी यादव हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस की और स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, कैसे देखते हैं आप? एक बार हम दिग्विजय सिंह जी का वो स्टेटमेंट फिर सुन लेते हैं जो उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान थोड़े तमतमाए हुए, थोड़े नाराज़ और प्रतिक्रिया, जैसे आप कहते हैं बोलेंगे कुछ, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, मैं प्रवचन भी नहीं दूंगा, भाषण भी नहीं दूंगा। एक बार सुन लेते हैं, फिर आपका रिएक्शन लेता हूँ जी। 80 साल का हो गया। मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार MLA बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति, आखिरी सांस तक इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। और आने के लिए कौन कोई आना चाहे, राहुल गांधी को बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4-4 गोलियों से शरीर पे लगी और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे उस दिन। बहुत कुछ कह जाता है ये हर्षवर्धन जी, ये बात जो है बहुत कुछ कह जाती है और प्रतिक्रिया है, तमतमाता हुआ चेहरा है जी। मुझे उनकी एक पहले की यात्रा याद आ रही है, नर्मदा परिक्रमा की। जब जब दिग्विजय सिंह को राजनीति में अप्रासंगिक माना जाता है या ऐसी उनके सामने स्थिति खड़ी होती है, तब तक शरद जी कोई न कोई वो ऐसा दांव खेल जाते हैं कि सबकी निगाहें उन पे आके जम जाती हैं जी। जो घटनाक्रम सामने आए पिछले दिनों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हरीश चौधरी वाली, उसके बाद जो पटवारी वाला मामला सामने आया कि एक तरीके से पटवारी का बयान वो काट रहे हैं, ऐसा उन पे आरोप लगा और कहीं न कहीं उनको हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया, तो उन्होंने ये एक शुरुआत हो गई। लेकिन अहम सवाल ये है कि 2 अक्टूबर को उज्जैन से जब यात्रा शुरू होगी तो क्या कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल होंगे? अब थोड़ा आगे बढ़ा दिया उन्होंने, दशहरा कर दिया है। दशहरा कर दिया जी। तो जब ये स्टार्ट होगा, इनकी यात्रा स्टार्ट होगी, तब कांग्रेस से कौन कौन इस यात्रा में शामिल हो रहा है? तो क्या दिग्विजय सिंह की खुद की लाइन है ये? चढ़ावा का जो मामला है, जो गड़बड़ियां हैं, उसमें कांग्रेस का अपना एक रुख रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है या एकला चालों की नीति पे दिग्विजय सिंह चल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या दिग्विजय सिंह एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं? और राजनीति में कुछ भी निरर्थक नहीं होता, तो क्या कांग्रेस में ऐसे नेताओं की एक श्रृंखला इस यात्रा में दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ी दिख सकती है? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में हर्षवर्धन जी ये सवाल भी खूब पूछा जा रहा है
कि उमंग सिंगार जी के साथ क्यों प्रगाढ़ता बढ़ती चली जा रही है, जो दिख रही है, इसके भी क्या कारण है? बहरहाल जबकि जब कांग्रेस की सरकार जी। थी और उमंग सिंघार मंत्री थे जी। और जिस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल वो इस्तेमाल करते हुआ थे था, दिग्विजय बिल्कुल। सिंह के लिए, जी। वो भी सबको याद है। सबको याद है और अब उनका जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति का रूप स्वरूप हमेशा चौंकाता है और दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर चौंकाया है। किस तरह देखते हैं अजय जी आप दिग्विजय सिंह जी जिस तरह एक यात्रा पर निकल रहे हैं? जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से ये एक पहले तो हमें ये खोजने की आवश्यकता है कि क्या ये कोई वैचारिक परिवर्तन है या राजनीतिक, जिस प्रकार का ह्यूमिलिएशन या जिस द्वंद से अब दिग्विजय सिंह गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने विगत 28 वर्षों से एक भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से दिग्विजय सिंह को नहीं जिताया, तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल इरेलेवेंसी का एक विषय ले लीजिए। दूसरा, जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की जनता का जो मैंडेट आया और वो बंटाधार वाली दिग्विजय सिंह की इमेज, जिससे कांग्रेस का हमेशा से नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं अब वो टेक्निकली ऐसा माने जाएगी कि वो फोर्स्ड है। चाहे राज्यसभा की सीट से उनको पीछे हटने का विषय रहे, फिर मीनाक्षी नटराजन जी का जो नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ उसमें उनकी संदिग्धता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, फिर जो एक वीर भारत न्यास वाले विषय पे उन पे प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास हुआ। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी पूरी राजनीति हमेशा से खुद को प्रासंगिक बनाकर करने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं जब वो अप्रासंगिक हो जाता है तो ऐसे हम कहेंगे कि धर्म के मार्ग पर वैराग्य की ओर वो अग्रसर होने की बात कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह का अपना इतिहास रहा है, आप हम सभी जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति थे जिसने, चाहे हम भगवा आतंकवाद की टर्म ले लीजिए, हिंदू आतंकवाद की टर्म कॉइन करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, यूपीए 1 यूपीए 2 को, चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर के विषय पर रखिए कि किस प्रकार से एक गट्ठा वोट बैंक को, एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के वो पक्षधर रहे हैं। दूसरा, हाफिज सईद जैसे लोगों के साथ में उनकी जिस प्रकार की भूमिका की बात रही हो, या जाकिर नाइक के साथ में उनका खड़े होना हो, कहीं ना कहीं उनका अपना जीवन सनातनी होने का तो परिचय नहीं देते रहा। उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से भले वो सनातनी हो, व्यक्तिगत रूप से वो भले वो हिंदुत्व को मानते हो, लेकिन जब जब सनातन का प्रचार करने का विषय है, जब जब सनातन को सामने ले जाने का विषय है, दिग्विजय सिंह वो पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने इसको नीचा दिखाने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से इन शब्दों को सुनना कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइंड गेम है जो कांग्रेस के इंटरनल फ्यूड की वजह से। चलिए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से फूक फूक कर कदम रखते हैं राजनीति के, इसके मायने होंगे और गहरे मायने होंगे। देखते हैं दशहरे से लेकर जब तक 1 महीना 1.5 महीना कितना समय लगता है उनको। रोशनी जी, आपने सुनी बातें, और ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई बड़ा मसला होता है, चाहे वो चंदे का मसला हो या मध्य प्रदेश में उठे हुए मसले हों, बीजेपी को लेकर आपके आरोप प्रत्यारोप हों, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो विषय आप ही की तरफ मुड़ जाता है। अभी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पर हमला करने के कई मुद्दे आपके पास हैं, अचानक बात चली जाती है दिग्विजय सिंह जी की तरफ, जीतू पटवारी जी की तरफ, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ये गड़बड़ वो गड़बड़। अभी फिर यात्रा की बात हो गई है, और यात्रा भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अभी नहीं कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो निकल रहे हैं अयोध्या तक उज्जैन से। जी जी सर जी, नमस्ते सभी मित्रों को। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले भाजपा की जो बौखलाहट है और जो घबराहट है वो बिल्कुल सामने दिख रही है। एक सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति ने अपनी आस्था को लेकर बात रखी है, इससे पूर्व में भी हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि नर्मदा जी की यात्रा है। उसी तरह उन्होंने तय किया, आज जो देश का माहौल है, आप शायद ये उचित जानते होंगे कि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना तो धर्म के बगैर राजनीति चलती है, ना राजनीति के बगैर धर्म चलता है। अगर ये बहुत बड़े शंकराचार्य जी ने इसको यथार्थ रूप से बताया हुआ है तो मेरे प्रवक्ता साथी इसको जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर वोट, सीट बटोरना, चुनाव करना और अपनी गाड़ियों के आगे बजरंगबली का नाच करवाना, मतलब कितने धूर्त लोग हो गए, कितना अपमानित करेंगे। और एक व्यक्ति, ये हर कोई जानता है कि दिग्विजय सिंह जी का परिवार रियासती राजा रहे हैं और उन्होंने हमेशा सनातनी परंपरा को अपनाया है, संतों का सम्मान किया है, लगातार कई मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम किया है, हवन यज्ञ पूजन, ये कौन नहीं जानता, ये बताने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे
दिल में भगवान रहते हैं। और आज जो चंदा चोरों की बात होती है, अगर इनमें जरा सी आस्था और भाव है तो भगवान के सामने, राम मंदिर अयोध्या जाकर के उनके सामने दंडवत हो जाना चाहिए और माफी मांग लेना चाहिए और इस देश से माफी मांग लेना चाहिए। जिस मजदूर ने एक एक ईंट लगाकर 10 रुपए का दान किया, आपने देखा कि किस तरह के भक्त अपना जो है बयान दे रहे हैं कि एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, एक व्यक्ति ने घर बेचकर करोड़ों का चंदा दिया है, लेकिन ये इतने ढीठ लोग हो गए हैं, इस बात की इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने अपनी व्यक्तिगत आस्था को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया, तो मुझे लगता है, और उन्होंने जो दशहरा का दिन चुना है वो बहुत ही उत्तम दिन है, क्योंकि अधर्म का नाश वहीं से शुरू होता है और धर्म की पराकाष्ठा को रचा जाता है। तो ये संदेश होगा और भाजपा की मुंह पर तमाचा होगा कि दिन दहाड़े जो आप इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं और बिना लोगों की चिंता किए, आपके कोषाध्यक्ष को पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन रोशनी जी कैसे जो है डूबे हुए हैं, लेकिन इस पर किसी का बयान नहीं आता, ना वो भगवा ओढ़े हुए, भगवा वस्त्र धारण किए हुए। चलिए मैं लौटता हूँ, अभी एक और राउंड है जी। लेकिन रोशनी जी, जिस तरह आपकी जोशीली तकरीर हमने देखी सुनी, अगर धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस घोषणा नहीं कर देती कि भले ही राजनीतिक यात्रा है लेकिन जीतू पटवारी जी भी चलेंगे इतने दिन, तमाम बड़े नेता जो और हैं वो भी घोषणा करें कि हम भी इस यात्रा में जाएंगे दिग्विजय सिंह जी के साथ। बताइए, इस पर तो एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। और मेरा आपसे भी सवाल है, क्या आप भी शामिल होंगी यात्रा में? शरद जी देखिए, ये सबकी आस्था है, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जिनका मन है, कोई किसी को ढोकर नहीं ले जाता है। और जब आदरणीय, वो बहुत वरिष्ठ नेता है, उनके मन में इतना सुंदर भाव आया है आस्था के प्रति, तो जब वो इस यात्रा में बढ़ेंगे, जब नर्मदा यात्रा शुरू हुई थी तो क्या पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता से लेके हर नेता से लेके क्या उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये उनका कहने का मतलब है कि इसमें निमंत्रण नहीं दिए जाते। जब धर्म की रक्षा करी जाती है तो उसके लिए निमंत्रण नहीं पहुंचाए जाते, बिन बुलाए लोग पहुंचते हैं। इसका तात्पर्य सीधा अर्थ ये है। और जरूर पहुंचेंगे, हम लोग सम्मिलित होने क्यों नहीं पहुंचेंगे जी। और मैंने तो अयोध्या में पर्ची भी 50,000 रुपए की कटवाई है। अभी कुछ कार्यकर्ता और भाजपा के अंधभक्त जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष को लेके अनर्गल साइबर क्राइम फैला रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बताने की और जताने की जरूरत नहीं होती। जिसके मन में आस्था होती है ना, वो अंदर रखता है। लेकिन हम इनकी तरह अजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कितने छद्म धर्मावलंबी हैं, कितने छद्म धर्मावलंबी हैं। 50 वर्षों तक के कोर्ट में केस चला, जिसको प्रलंबित करने का काम तत्कालीन पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। रामलला को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का काम जिनकी सरकारों ने किया, एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है इन लोगों ने। तब दिग्विजय सिंह जी कहां गए थे उस सरकार के? वो तो एडवाइजर थे, सोनिया गांधी के एडवाइजर लोगों में दिग्विजय सिंह आते थे। तब सरकार ने कुछ नहीं किया। कार सेवकों पर गोलियां जिनकी सरकारों ने चलाई, आज वो धर्मावलंबी बनने का काम कर रहे हैं। देखिए, आस्था, सनातन और इस देश के ऐसे विषय रहे हैं जिसने इस देश को चेतना की ओर अग्रसर किया है। निश्चित रूप से राम मंदिर के चंदे में जिन लोगों ने भी पाप किया, भगवान श्री रामलला और देश की कानून व्यवस्था उनको सजा देगी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करने का यदि आप पाखंड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी या ऐसे सारे छद्म धर्मावलंबी ये जान ले कि देश ने वो आपका कार्यकाल भी देखा है, देश ने आपकी वो राजनीति भी देखी है, जहां तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आपने किस प्रकार से बाबरी मस्जिद के लिए भी शहीदी मनाने वालों को साथ में खड़ा किया था। कैसे देखते हैं हर्षवर्धन जी, क्या आपको ऐसा लगता है जैसा वो शेर कहता है कि मैं अकेला ही चला था अयोध्या की तरफ, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता आते गए, कारवां बनता गया, मैंने कुछ रद्दोबदल किया है अपनी अल्प बुद्धि से। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में एक सेगमेंट होगा मध्य प्रदेश में भी और देश में भी जो दिग्विजय सिंह की इस यात्रा को वाजिब ठहराते हुए उनकी यात्रा का हिस्सा बनेगा और ये कहेगा कि कांग्रेस को अगर हमला करना है 2029 लोकसभा के पहले तो दिग्विजय सिंह की शैली में ही चलना पड़ेगा? और ये कहीं ना कहीं एक, क्या ये मैं नहीं कह रहा ये राहुल गांधी जी के विरुद्ध कोई बिगुल फूकने की बात है, लेकिन एक शैली दर्शाने दिखाने की कोशिश क्या हो सकती है? देखिए, जब दशहरे पे ये यात्रा शुरू होगी तब सरयू में बहुत सारा पानी बह चुका होगा। अभी जो मुद्दा गर्म है राम मंदिर का, हो सकता है कि वो वक्त आते आते वो मंदिर का मुद्दा ठंडा हो जाए। लेकिन जब दिग्विजय सिंह यात्रा शुरुआत करेंगे अपनी यात्रा की, तब एक बार फिर वो हैमर करेंगे उस मुद्दे को और वो लगातार हमला होगा बीजेपी की तरफ प्रतीकात्मक रूप से। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है शरद जी, यहाँ पे दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं,
हर ज़िले में समर्थक हैं, लेकिन जब ये यात्रा मध्य प्रदेश को पार करके यूपी में जाएगी तब कितने लोग आते हैं? और अहम सवाल यही है, कांग्रेस की क्या लाइन रहने वाली है इस यात्रा की ओर? क्या बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं? अगर वो शामिल होने वाले हैं तो एक तरीके से ये समर्थन हो जाएगा इस यात्रा को, और बीजेपी की तरफ एक बड़ा हमला भी होगा। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के लोग इसमें शामिल होंगे? जैसा उन्होंने निर्णय लिया, अब भले ही इसको हम मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन बयानों से ऊपर उठकर दिग्विजय सिंह क्या ये भी कह रहे हैं कि एक्शन में आइए, कुछ इस तरह की चीज़ें करिए। जीतू पटवारी जी के लिए भी मैसेज है कि निकलिए, अब समय बहुत कम है विधानसभा चुनाव में। मैं 1993 के पहले भी अविभाजित मध्य प्रदेश घूमा हूँ, नर्मदा परिक्रमा की 100 से ज़्यादा विधानसभाओं से गुजरी है, और अब फिर परिक्रमा कर रहा हूँ 80 साल की उम्र में। सही कह रहे हैं आप। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, जिसके ज़रिए उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया, उसके पीछे भी दिग्विजय सिंह का दिमाग था, उनकी सलाहें थी, और वो लगातार इस यात्रा में शामिल हुए। तो यात्राएं राजनीति का एक अविभाज्य हिस्सा रही हैं और लोगों से मिलने का बड़ा एक ज़रिया रही हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या यात्रा शुरू होने के बाद तक ये मोमेंटम जो है, अभी यात्रा का समय, अभी बारिश का मौसम है, अगर यात्रा अभी निकाली जाती तो मोमेंटम बना रहता। दशहरे पे क्या होगा देखना होगा। क्या आपने महत्वपूर्ण बात की कि डिजिटल स्प्रेडिंग और डिजिटल मीडिया इसके दौर में जहां जिस तरह हमारी आंखें झपकती हैं, वैसे ही तमाम मुद्दे आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में क्या याद रहेगा ये कहना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सही बात है कि बड़े से बड़े मुद्दे भी कॉर्नर हो जाते हैं और जनता फिर नए मुद्दों का रुख करती है। रोशनी जी, ये भी एक चैलेंज है, और दिग्विजय सिंह जी शायद एक बात ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको मेहनत करनी, क्योंकि बीजेपी ने तो देखिए यात्राओं का बड़ा समृद्ध इतिहास है बीजेपी का, और यही राम जन्मभूमि की बात को लेकर जो यात्रा शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की, उसने सत्ता के शीर्ष तक बीजेपी को पहुंचाया। तो दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि आप अपने कक्ष में ना बैठे रहें, आप आगे बढ़ें और यात्राएं करें। जी शरद जी, चूंकि आपने यात्रा को लेके बात की, तो अभी हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जेएनजी साइक्लोथॉन की यात्रा 14 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए निकाल रहे हैं। मतलब ये उनके संघर्ष और उनकी ताकत को दिखाता है कि वो कितने परिश्रमी हैं। और आज जो युवाओं की आवाज उठाना है, राहुल गांधी जी ने कोटा से उठाई है, और उसको गति देने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की आज्ञा का हम लोग लगातार पालन कर रहे हैं। और अभी मैं भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रही थी, जो अनुशासन और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने नेताओं को भूल क्यों जाते हैं, दरकिनारे क्यों रख देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो पूरा लेटर लिख के भेजा था, उसको मुख्यमंत्री जी ने और आप सबने नहीं पढ़ा। क्या आपके अंदर खाने जिस तरीके के बबूला उठ रहे हैं वो आप सबको नजर नहीं आते? मुझे लगता है कि उस पर चिंतन करना चाहिए। और आज जो केवल कागजों में ये सरकारी अस्पताल दिख रहे हैं, उस पर चिंता करनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश का भविष्य डूब रहा है, जो युवा क्रांति लाने वाला है, उसको आप न्याय। चलिए, वक्त कम है, एक छोटा रिएक्शन लेता हूं अजय जी का। मुझे लगता है ये सीख लेनी चाहिए भाजपा को। लेकिन जिस वरिष्ठ नेता जो पूरा चुनाव उनका दशकों उन्होंने जीवन निकाल दिया, तो मुझे लगता है उनको हमें समझाइश देने की जरूरत नहीं है। केवल हम उनके अनुशासन को मानते हुए उनकी आस्था को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन चंदा चोरों से बोलिए शरद जी, एट द एंड ऑफ डिबेट हम जब कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको लिखेगा दिग्विजय सिंह जी का एकमात्र सर्वाइवल एजेंडा जो है अपने पुत्र की राजनीति को स्थापित करना। और इन केम प्रकार अपने पुत्र की राजनीति को स्थापित करने के लिए जिस कांग्रेस में ट्रस्ट डेफिसिट है, जिस कांग्रेस में कॉन्फिडेंस का डेफिसिट है, उस कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए, इस प्रकार से मीडिया अटेंशन के लिए, और जो जीवन भर उन्होंने जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने के लिए इस प्रकार की यात्रा भी यदि जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह को इस यात्रा के लिए मुबारकबाद। चलिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जहां पर मसले हैं, रोशनी जी की बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई एक्सप्लेनेशन देने वाले मोड पे नहीं आता कि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, चिट्ठी लिख दी है तो छोटे भाई, बड़े भाई को अधिकार है छोटे भाई को लिखने का, छोटा भाई ये कहे वो मेरे बड़े भाई के समान हैं, तुल्य हैं।
ये सब कहने की जरूरत कांग्रेस में क्यों पड़ती है? बीजेपी में मसले आते हैं, बिल्कुल सही बात है, मनुष्यों की पार्टी है, मत भिन्नता है, वहां भी एक प्रतिद्वंदिता है, लेकिन वो प्रतिद्वंदिता पार्टी की तरफ नुकसान पहुंचाने की हद तक नुकीली हो जाए, इसको रोकने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। कांग्रेस में इस तरह की प्रतिद्वंदिता कई बार सीमाएं पार करके, लांघ करके अपनी ही पार्टी के लिए नुकसानदेह हो जाती है। ये हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी देखा है, जहां बनी बनाई सरकार ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। बस इतना अंतर है, नहीं तो दोनों ही दल बहुत मजबूती से लड़ते हैं इस मध्य प्रदेश में, जहां बाइपोलर पॉलिटिक्स है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगले चुनाव में कांग्रेस अपनी इन चुनौतियों पर काबू पाते हुए फिर मजबूती से खड़ी होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मैक्स।